Hello everyone, my name is Shubham Dubey and I welcome you all on Creative Edge YouTube channel. And today we are going to discuss time and work which is going to be very important for NATA examination. इसके पहले हम लोगों ने और भी एप्टीट्यूड के टॉपिक डिस्कस किए फॉर एग्जांपल कल हम लोग ने डायरेक्शन डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क एंड जो कि आपके डाटा एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द लाइक बटन इफ यू आर लाइकिंग आवर एफर्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री देते हैं और आपको वो कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सो without delaying further, we are going to start our topic and I can see your comments. So if you have any doubt, you can do let me know in the chat box in the comment section. Hello everyone. So hi Jacker boys. So a very good morning to you. चलिए, so we are going to discuss this topic और इस टॉपिक को भी हम पहले बेस से लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम क्वेश्चन पर जाएंगे। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क में आपके पास जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो सबसे पहला होता है कि व्हेन ग्रुप इज वर्किंग। ग्रुप इज वर्किंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होती है? द क्वेश्चन रीड्स इन दिस वे, लेट अस से 70 people can complete a piece of work. 70 people can complete a piece of work in 30 days. So in how many days can 20 people do it? ठीक है, इस तरीके से एक स्टेटमेंट आपके पास आ सकता है। यू कैन सी दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल इज वर्किंग हियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो काम कर रहे होते हैं वो हम यहाँ पर उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी और मैं यहाँ पर आपको सारी वेराइटी के क्वेश्चन को कवर करने करूंगा यहाँ पर जो आपके नाटा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। सो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे बट बिफोर आई मूव अहेड, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बोल रहा होता हूँ कि आपको अगर फ्री मटेरियल डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, आपको वहाँ पर करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि नाटक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ही अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सो आप सभी लोगों को ये तीनों चीज वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एवरीवन। Hello everyone, once again. Sir, will you cover physics also? Yes, Danish, on Monday we are going to cover physics as well. ठीक है, so we are going to cover physics on Monday. So इस क्वेश्चन को एक बार सभी लोग देखते हैं। 36 men together can build a wall of 140-meter long in 21 days. The number of men working at the same rate required to build the same wall in 14 days is। अब देखो मैं इस क्वेश्चन के लिए आईडी बताता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 से 3 ग्रुप दिए होते हैं। जनरली 2 ग्रुप दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ 36 men टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 140 मीटर लॉन्ग। अगर मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स बताऊं तो दीज आर नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग। यहाँ पर नंबर ऑफ, ये आपका नंबर ऑफ पर्सन है हु आर वर्किंग इन दिस ग्रुप। देन व्हाट दे आर वर्किंग ऑन 140 मीटर वॉल। तो ये आपका वर्क है जो आप चाहते हो कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और ये आपके नंबर ऑफ डेज है। ये आपकी नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, सो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड? द नंबर ऑफ men वर्किंग एट द सेम रेट। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द नंबर ऑफ men वर्किंग एट द सेम रेट। अगर इसी रेट पर काम हो रहा हो जो आपको यहां पर दिया हो, तो इसी रेट पर अगर काम हो रहा हो तो यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ men वर्किंग एट द सेम रेट required to build the same wall in 14 days। आप चाहते हो कि ये जो वॉल है जिसको अभी 21 डेज लग रहे हैं, अगर आप चाहो कि इसको 15 डेज में बनाना है तो मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? नाउ एवरीवन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन इट कम्स टू वर्क, मैं आपको यहाँ पर बेसिक सा नोट्स यहाँ पर बताता हूँ। व्हेन इट कम्स टू वर्क, तो वर्क यहाँ पर जब भी ग्रुप की बात होगी तो वर्क आपका जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है नंबर ऑफ मेन। एम इज नंबर ऑफ मेन into number of days into number of hours into their efficiency। आप सोचोगे सर ये इतना सारी चीज कैसे है? मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 2 असाइनमेंट बनाना है, ठीक है, या यूं कहो कि देर इज अ पर्सन जो 2 असाइनमेंट बना रहा है एक दिन में। क्या मैं बोल रहा हूँ? देर इज वन पर्सन हु इज मेकिंग
2 assignments in 1 day। एक पर्सन 2 असाइनमेंट बना रहा है एक दिन में, वही पर्सन 2 दिन में कितने असाइनमेंट बना देगा? द सेम पर्सन कैन मेक ऑब्वियसली 4 असाइनमेंट इन 2 days। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? यानी कि आपको रियलाइज हो रहा होगा कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके वर्क बढ़ता जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर नंबर ऑफ डेज को देखते हैं। क्या मैं अगर नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज कर दूं, लेट अस से अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन को 2 कर दूं, क्या नंबर ऑफ पर्सन को अगर मैं 2 कर दूं तो 2 पर्सन कितने असाइनमेंट बनाएंगे? 2 पर्सन कितने असाइनमेंट बनाएंगे? 1 पर्सन इज मेकिंग 2 असाइनमेंट, सो 2 पर्सन इज गोइंग टू मेक 4 असाइनमेंट इन अ डे। 2 पर्सन जो है 4 असाइनमेंट इन अ डे, ठीक है, इन अ डे। फोर 2 पर्सन आर गोइंग टू मेक 4 असाइनमेंट इन अ डे। एज अ रिजल्ट अगर 2 दिन का मैं अगर बोलूँ, एंड द सेम 2 पर्सन कैन मेक 8 असाइनमेंट्स इन 2 days। So are you realizing your work is dependent on number of men, number of days, number of hours? अगर मैं यहाँ पर आर को भी इंट्रोड्यूस कर दूं तो इसलिए नंबर ऑफ आर आ जाता है। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी यही चीज है। ये जो एफिशिएंसी अभी क्या है मैं आपको और जाके डीप में समझाऊंगा, बट अभी के लिए एफिशिएंसी को आप ऐसे समझो कि एक पर्सन अगर 2 असाइनमेंट बना रहा है पर डे में तो ये उसकी एफिशिएंसी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो आपका जो वर्क होता है वो होता है, आप देखो इस फॉर्मूले को मैं कैसे याद रखता हूं, मैं इसको याद रखता हूं W इक्वल टू एम डी एच। आप सभी लोगों ने एम डी एच मसालों का नाम सुना होगा। सो एम डी एच नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वर्क, नंबर ऑफ आवर्स। इसके अलावा एक फैक्टर और होता है, वो नंबर ऑफ एफिशिएंसी होता है, या यू का एफिशिएंसी होता है। बस इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका वर्क कहलाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं देखो पहले क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ सो दैट आने वाले क्वेश्चन में आपका बेस बन जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ग्रुप दिए हैं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर पहले ग्रुप के लिए मैं उसको M1 बोलूंगा, वर्क को मैं W1 बोलूंगा, नंबर ऑफ डेज को D1 बोलूंगा पहले ग्रुप के लिए। पूछा जा रहा है दूसरे ग्रुप के बारे में कि हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड एट द सेम रेट टू बिल्ड द सेम वॉल इन 14 days। तो ये देखो 14 days जो है, पहले आप 21 days में करे थे, नाउ यूर द क्वेश्चन वांट्स टू गेट इट डन इन 14 days। यानी D2 की वैल्यू है, M2 मुझे निकालना है। ठीक है, M2 मुझे निकालना है। सो यहाँ पर इसीलिए मैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में यूज करूंगा। अगर आपको 2 कैटेगरी दी है तो पहली कैटेगरी का वर्क अगर है तो उसको मैं बोलूंगा W1 इज इक्वल टू M1 D1 H1 E1। ये पहली कैटेगरी है। अगर मैं W1 को डिवाइड में ले आऊं तो क्या बन जाएगा? M1 D1 H1 E1 अपॉन W1, इट इज इक्वल टू 1। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। मैं यहाँ पर ये क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो, मैं बता रहा हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सेकेंड कैटेगरी के लिए क्या हो जाएगा? W2 इज गोइंग टू बी M2 D2 H2 E2। तो यानी कि यहाँ से यहाँ पर W2 को अगर मैं डिवाइड में लाऊं सो इट इज गोइंग टू बी M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। ये भी 1 के इक्वल है। आप देखिए कि जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोथ आर इक्वल टू 1। सो कैन आई इक्वेट देम? कैन आई इक्वेट देम? तो आपको जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर बनकर आएगा वो आएगा M1 D1 H1 E1 अपॉन W1, इट इज इक्वल टू M2 D2 H2E2 upon W2। This is the result which is given in your textbooks that you may be referring, or the site that you may be referring to। वहां पर ये फॉर्मूला डायरेक्टली दिया हुआ है, पर ये कहाँ से आता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्योंकि लॉजिक समझना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, आई होप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। सर व्हाट आर द स्टेशनरी आइटम्स टू बी टेकन इन नाटा एग्जाम? सो मिस्टर कैट डिजाइनर, आई विल बी लेटिंग यू नो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग को मैंने मतलब जेई के टाइम पे ही बताया था कि आप लोग क्या स्टेशनरी आइटम्स लेके जा रहे होते। यूजुअली आपका ड्राइंग से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा होता है। सो वहां पर आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं, या मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं, या न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पर आपको आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे स्टेशनरी आइटम की जरूरत पड़ेगी जैसा कि आपको जेई में पड़ती है। ठीक है, स्टिल यू कैन हैव पेंसिल रबर विथ यू। अब इसके ठीक है, स्केल आई डोंट थिंक सो कि आपको ले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में वो अलाउ नहीं होता है, या अगर वो होता भी तो उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। सो आई वुड से दैट कि यहाँ पर स्टेशनरी आपका ऐसा कुछ ज्यादा नीड नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपका एमसीक्यू एग्जाम है। ठीक है,
सो आई होप दिस फॉर्मूला मस्ट बी क्लियर टू यू। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिए, पर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, इस आइडिया को यूज करेंगे। फॉर्मूला में बोलने की बजाय मैं इसको अभी आइडिया बोल रहा हूँ, फॉर्मूला क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले को आपको एक थोड़ा सा आइडिया यही रहेगा, कंसेप्ट यही रहेगा, बट एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, वो आपको लगेगा कि थोड़ा सा अलग है, बट आइडिया सेम रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, एवरीवन। चलिए, सो दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको बोला गया 36 मैन, सो M1 की वैल्यू 36 है। ठीक है, कैन टुगेदर बिल्ड अ वॉल, तो ये आपका वर्क है, तो W1 आपका डिवाइड में आता है 140। दे कैन डू इन 21 डेज, इट शुड बी इक्वल टू the number of men working at the same rate. So M2 is need to be found out. M2 required to build the same wall यानी कि 140 मीटर की ही वॉल आप चाहते हो कि बनाई जाए इन जस्ट 14 डेज, तो 14 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। तो अब आप यहाँ से M2 की वैल्यू निकाल लीजिए, 140 से 140 कैंसल आउट हो जाएगा, 7 2s are 7 3s are 2 से 36 कैंसल, 80 टाइम 18 3s are 54। सो M2 की वैल्यू इज गोइंग टू बी 54, यानी कि आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? अभी आपको 36 लोगों की जरूरत पड़ रही है। यू आर रिक्वायर्ड 36 people from now onwards. If you wish to get it done in 14 days, you are required 54 people. I hope सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 men can do a piece of work in 6 days, while 10 women can do it in 5 days. सभी लोगों ने ध्यान से पढ़ा, क्या बोला गया? 5 men दे कैन डू इन 6 days। ठीक है, तो 5 men है, 5 men है यू हैव, एंड 6 days है। ठीक है, वाइल 10 women कैन डू इन 5 days, 10 women है, दे आर एबल टू डू इन 5 days, दे आर एबल टू डू इन 5 days। इन हाउ मेनी डेज कैन 5 women एंड 3 men डू इट? अब देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया है कि 5 women एंड 3 men इसको कितने दिन में कर डालेंगे इस काम को। यू कैन सी दैट दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस वन। आइडिया इज गोइंग टू बी द सेम, बट थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। पहले देखो क्या था, पहले केस में मेन थे और सेम रेट पर मेन ही काम कर रहे थे। अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन याद हो, यहाँ पर भी 36 मेन थे एंड वी फाउंड आउट 54 मेन, दे वर वर्किंग एट द सेम रेट। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यू आर हैविंग मेन एज वेल एज women। डेफिनेटली दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होंगी, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, पहले केस में दोनों की एफिशिएंसी सेम थी। सर आपको कैसे पता दोनों की एफिशिएंसी सेम थी? द रीजन बीइंग, यहाँ पर भी 36 मैन थे और यहाँ पर भी मैन ही थे, दैट इज वाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब आप देखेंगे तो आइडिया में यही यूज करूंगा। तो अब यहाँ पर 5 मैन है, तो मैं उसको 5 सिंपली 5 नहीं लिख रहा हूँ, मैं 5 M लिख रहा हूँ। सर M क्या है? एम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एफिशिएंसी ऑफ मैन को। लेट अस से मैं यहाँ पर एम से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? एम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं एम से यहाँ पर नंबर ऑफ मैन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। या एक काम करो, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप इसको ऐसे लिख लो, 5 दैट इज दिस, दीज आर द नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज 6। सर आप के अपने फॉर्मूले में आर भी था, क्वेश्चन में आर नहीं दिख रहा है। कई बार दिया होता है, मेनी टाइम इट इज नॉट गिवन। व्हेन इट इज नॉट गिवन यू डू नॉट नीड टू कंसीडर दैट, बट जब दिया हो तब आप कंसिडर करेंगे, अभी आपको कंसिडर नहीं करना है। सो यू हैव नंबर ऑफ मैन आर 5, दे कैन डू दिस वर्क इन 6 days, एंड you need to consider efficiency of men here. Sir, how do you know that we need to consider the efficiency? In the previous question we did not consider the efficiency. As I told you, in the previous question you had men in the first group and again men in the second group, but in this case you have men in the first group and women in the second group. So when you have two different category of people, you are bound to consider efficiency. Are you getting my point? ठीक है, रेणुका मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि फिजिक्स क्लास आपकी मंडे से होगी। ठीक है सर, विल यू कवर 32nd क्वेश्चन ऑफ नाटा? सो दानिश, अभी अपकमिंग क्लासेस में वी आर गोइंग टू डू डिजाइन एप्टीट्यूड क्वेश्चन एज वेल। देयर आई विल बी देयर आई विल बी टीचिंग यू 32nd क्वेश्चन एज वेल। सो डोंट वरी, आपको यहाँ पर सब मिलेगा। ये यहाँ पर सिंगल सॉल्यूशन आपका जो है वन वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये।
तो सभी लोगों को यहाँ पर सारी चीजें मिल रही होगी नाटा से रिलेटेड। ठीक है। सो यू हैव 5 men, यू हैव 6 days, एंड एफिशिएंसी ऑफ मैन मैं इसको ई एम बोल देता हूँ, एफिशिएंसी ऑफ मैन इसको मैं ई एम बोल देता हूँ। ठीक है। अब सेकेंड केस है 10 women, नंबर ऑफ women आर 10, दे कैन डू इन 5 days, और उनकी जो एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज लेट अस से ई डब्ल्यू। इन दोनों को आपको इक्वेट करना होता है। सर वर्क यहाँ पर कहाँ है, तो वर्क यहाँ पर देखो एक्सप्लिसिटली आर मेंशन नहीं है, मैंने उसको कंसिडर नहीं किया है। वर्क मेंशन नहीं है, तो मैंने भी एक्सप्लिसिटली उसको मेंशन नहीं किया, वरना अगर अगर आप देखें तो अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि वर्क क्या है, तो आप सिंपली बोलेंगे कि 1 unit ऑफ वर्क इज टू बी डन, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो आप ऐसा बोल सकते हो। तो मैं आपको ज्यादा कोई कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है, कि यहाँ पर आपने 1 क्यों लिखा हुआ है। आपको जितना डेटा दिया है बच्चों, आप उन्हीं को कंसिडर करिएगा। ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर लेट अस कंसिडर कैंसल आउट, 5 से 5 कैंसिल, 2 5s are 2 3s are. So you can say that 3 times of efficiency of men, it is equal to 5 times of efficiency of women. That means efficiency of men upon efficiency of women, that is equal to 5/3। I hope इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ये रेशियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और बच्चों हमेशा ध्यान रखो, वेन एवर यू आर गिवन टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल, पहले में मैन है, दूसरा फीमेल वेमेन है, तो आपके पास हमेशा एफिशिएंसी में रेशियो बनकर आएगा, हमेशा आपके पास एफिशिएंसी में रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो बनकर आएगा। तो ये आपने एफिशिएंसी का, अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 5 women एंड 3 men, तो 5 women के लिए 5 women की एफिशिएंसी लगने वाली है, 3 men के लिए 3 men की एफिशिएंसी लगने वाली है। तो हम एफिशिएंसी को यहाँ पर काउंट कर लेंगे कि हमारी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, हम यहाँ पर ये काउंट कर लेंगे कि इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी है एक दिन में काम करने की। सो 5 एफिशिएंट, डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटिंग, ऑब्वियसली यहाँ पर डब्ल्यू की जगह बेसिकली डब्ल्यू यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 women है, दैट इज व्हाई एफिशिएंसी ऑफ women वी नीड टू कंसीडर। तो women की एफिशिएंसी इज 3, सो 5 into 3 प्लस 3 men, वी हैव men, so efficiency of men is 5, 3 into 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 + 15 30। सो 30 एफिशिएंसी दे हैव, 30 एफिशिएंसी का मतलब क्या है, लेट अस से दे कैन मेक 30 असाइनमेंट इन 1 day, दे कैन मेक 30 असाइनमेंट्स इन 1 day। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा 30 असाइनमेंट 1 day। तो ये इनकी एफिशिएंसी है। अब आप पूछोगे कि सर हमको तो टाइम निकालना है, आपने एफिशिएंसी निकाल दी, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि आपको यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, आप देखिए आपका ये जो फॉर्मूला जो मैंने आपको MDH वाला फॉर्मूला बताया है, W इक्वल टू नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज, तो मैं इन दो को ही कंसिडर करता हूँ क्योंकि मुझे मैन और डेज गिवन है। ठीक है। और एफिशिएंसी, तो मैंने नंबर ऑफ मैन को यहाँ पर ले लिया है, नंबर ऑफ मैन यहाँ पर 5 और 3 थे, 5 women 3 men, नंबर ऑफ मैन मैंने कंसिडर कर लिया है, वो वाला क्राइटेरिया कंसिडर कर लिया। नंबर ऑफ डेज अननोन है, और एफिशिएंसी को भी देखो मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, मुझे बस नंबर ऑफ डेज निकालना, तो वो कैसे निकालूंगा, टोटल वर्क से डिवाइड कर दूंगा, टोटल वर्क से डिवाइड कर दूंगा, किसको डिवाइड कर दूंगा, आपकी जो एफिशिएंसी है उसको, आपकी जो एफिशिएंसी है उसको मैं टोटल वर्क से डिवाइड कर दूंगा, तो आपका टाइम आ जाएगा। सर आप पूछोगे कि सर टोटल वर्क कहाँ गिवन है, सो आई, एज आई टोल्ड यू, ये आप किसी भी साइड को, सर किसी भी साइड को मतलब, आई लेट मी मार्क इट, आप चाहो तो, आप चाहो तो इस वाले पोर्शन को या फिर इस वाले पोर्शन को अपनी मर्जी से किसी को भी टोटल वर्क कंसीडर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, क्योंकि ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, हमने जब फॉर्मूला डिराइव किया था तो ये W के ही इक्वल था ना, यही तो आपका वर्क था। तो इसीलिए आप सभी लोग क्या करने वाले हैं, आप सभी लोग यहाँ पर जो है इस, मैं जैसे लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, इफ यू विश यू कैन टेक द राइट हैंड साइड एज वेल बिकॉज बोथ आर इक्वल, तो यानी कि यहाँ पर मेरा जो वर्क है वो आपका कितना हो जाएगा, वर्क आपका हो जाएगा 5 into 6, 5 into 6 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन, तो वो 5 है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 150, दिस इज द टोटल वर्क, दिस इज द टोटल वर्क, ये अपनी एफिशिएंसी है, ये अपनी एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी किसकी है, 5 women की एंड 3 men की, ये टोटल एफिशिएंसी है। तो यहाँ पर आपके पास वर्क, आपका जो टाइम आ जाएगा बच्चों, आपका जो टाइम आ जाएगा वो हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी,
So that is going to be equal to 150 upon 50, 50 नहीं 30, 30, ठीक है, 150 अपॉन 30। सो ये आपका 5 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया हुआ है। ठीक है, 6 क्यों आ रहा है, 5 आएगा ना रिया, इट शुड बी 5 आई बिलीव। ठीक है, इट शुड बी 5 क्योंकि मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ 5। हाँ, सही आया मेरा। ठीक है, सो 5 days यू आर गोइंग टू गेट इन दिस क्वेश्चन। और आप इस रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखिएगा। कौन से रिलेशनशिप को सर? इस वाले को भी ध्यान रखिएगा। सर क्यों ध्यान रखना है? आने वाले क्वेश्चन जो हैं इस आइडिया पर बेस होंगे। वैसे तो पूरा टाइम एंड वर्क इसी चैप्टर इसी आइडिया पर बेस है, या फिर टाइम जो होता है वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी के इक्वल होता है, या एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। ये इट इज जस्ट लाइक सेइंग, ये बिल्कुल इसी तरह से कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू वर्क की जगह पर वहां पर डिस्टेंस होता है कि आपने कितना ट्रैवल किया, यहाँ पर कितना काम किया। इन स्पीड टाइम डिस्टेंस यू हैव हाउ मच वर्क, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रैवल्ड। यहाँ पर हाउ मच वर्क हैव यू डन। efficiency is the speed, the rate of doing your work, it is the speed। तो आई होप सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये बिल्कुल स्पीड टाइम डिस्टेंस के फॉर्मूले के जैसा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, सो रीड दिस क्वेश्चन, क्या यहाँ पर बोला गया है सभी लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। आई कैन सी कि यहाँ पर सम रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग, विल नॉट आस्क टफ फिजिक्स और मैथ्स। रेयान, फिजिक्स आपका जो है यूजुअली 9th 10th का जो फिजिक्स है उस लेवल का होता है। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं। एडवांस मतलब न्यूमेरिकल टाइप नहीं आते हैं, या एकदम बहुत आईआईटी लेवल के नहीं आते हैं, बट कंसेप्चुअल लेवल के आते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखोगे तो आपके बेसिक लेवल की फिजिक्स आ रही होती है। सो डोंट वरी, वी विल बी कवरिंग योर फिजिक्स सेशन ऑन मंडे। आपको वहां पर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि किस तरीके का फिजिक्स आता है। ठीक है, और मैथ्स की अगर बात करूं ध्यान, तो मैथ्स में आपके जो नाटा जो मेजरली जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है इन मैथमेटिक्स, ये बच्चे जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, दिस इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स में मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज 8th तक का मैथ्स, 8 मैथ्स अप टू क्लास 8। स्पीड टाइम डिस्टेंस, time and work, profit loss, percentage, ratio proportion, mixture allegation, they all are in quantitative aptitude. When it comes to maths, so maths में यहाँ पर बोलता हूँ 9th 10th को, नाटा के लिए 9th और 10th, जेई के लिए 11th 12th, नाटा के लिए 9th और 10th। तो 9th और 10th के मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है फॉर मैथमेटिक्स? यू आर गोइंग टू स्टडी surface area volume, you are going to study applications of trigonometry, and you are going to study geometry। 9th and 10th NCERT, that is more than enough। और बोलूं, if I get 75% in boards, how much will I need in NATA as a safe score? We always recommend to every student that 135 plus is a good score, or near about 135 is a good score in NATA for if you want to get a good private college, right? Now, let us discuss this question. What the question is asking: 6 men and 8 boys. Now you can see that again a different variety of question। पिछले क्वेश्चन में क्या था? सबसे पहले क्वेश्चन में था पहली कैटेगरी भी मैन की थी, दूसरी कैटेगरी भी मैन की थी। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? एक कैटेगरी मैन की थी, दूसरी कैटेगरी विमेन की थी। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? पहली कैटेगरी में ही मैन एंड बॉयज आर देयर। ठीक है, पहली कैटेगरी में आप लोगों को मैन दिख रहा होगा, 6 men एंड 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, तो यहां पर यू हैव 6 men एंड का मतलब यहां पर बच्चों होता है प्लस। एंड का मतलब यहां पर प्लस होता है, मल्टीप्लाई मत करिएगा, वो प्रोबेबिलिटी में होता है, वो एक अलग कंसेप्ट है। यहां पर बोलने का क्या मतलब है? 6 men आर ऑल्सो वर्किंग, along with them 8 boys are also working, that means we need to add them, so we have six men and 8 boys। ठीक है, दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पर 6 men and 8 boys है, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ पर्सन सेग्रीगेट हो गए, मैन अलग है, बॉयज अलग है। जबकि अभी तक हम क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि वी हैव वन कैटेगरी ऑफ मैन, देन वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ विमेन, लेट अस से। सो यहाँ पर ये दो कैटेगरी एक साथ मर्ज है।
बट द आइडिया इज गोइंग टू बी द सेम, नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ मैन, मतलब नंबर ऑफ पर्सन बोलना चाहिए मुझे, आई शुडंट बी कॉलिंग नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स इंटू एफिशिएंसी। ये आइडिया मैं हमेशा यूज करने वाला हूँ इन क्वेश्चंस में। सो 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ पर्सन को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया। And 26 men. Now this is another category. There are 26 men and 48 boys. There are 26 men and 48 boys. They can do the same work in 2 days. तो वो जो है 2 दिन में इस काम को निपटा सकते हैं। You can see that number of person is multiplied by number of days. Number of person is multiplied with number of days. You should realize that कि number of men, number of person into number of days is nothing but our total work. सर कैसे? आप लोगों को डेरिवेशन सभी को याद होगा ना, मतलब जो आइडिया मैंने बताया था कि वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क इसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ इनटू एफिशिएंसी। तो आपको नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ पर्सन जो दिए हैं वो इस बार मैन और बॉयज दोनों हैं, डेज को उनसे मल्टीप्लाई किया। वी आर नॉट गिवन आर, सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग देम, कंसिडरिंग इट। एफिशिएंसी गिवन है क्या, तो मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको लोगों को बोला है कि जब भी, मैंने आप लोगों को क्या बोला है, जब भी आपके पास दो कैटेगरी होगी, जब भी आपके पास दो कैटेगरी होगी, इस क्वेश्चन में मैंने बोला था ना कि यू हैव वन कैटेगरी ऑफ मेन, यू हैव वन कैटेगरी ऑफ वुमेन। जब भी आपके पास दो कैटेगरी के पीपल होंगे वहां पर एफिशिएंसी हमेशा होगी, भले वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है बट इम्प्लिसिटली यू शुड कंसीडर दैट। इस क्वेश्चन में मैंने एफिशिएंसी को ज्यादा जोर नहीं दिया था, पहले क्वेश्चन पर मैंने एफिशिएंसी को जोर नहीं दिया क्योंकि पहली कैटेगरी भी मेन की थी, दूसरी कैटेगरी भी मेन की थी। पर इस में, इस वाले क्वेश्चन में यू हैव वन कैटेगरी ऑफ मेन एंड बॉयज, मैंने जब भी बोला कि एक से ज्यादा कैटेगरी जब भी हो, मेन और बॉयज हैं, तो वहां पर एफिशिएंसी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो you have number of person into number of days, you have number of person into number of days, they both are equal to work, hence I can equate them, hence I can equate them। तो यहां तक हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। then what the question is asking, then the time taken by 15 men and 20 boys, तो आपको निकालना किन के लिए है, आपको निकालना, you have to find out for 15 men and 20 boys, you have to find out for 15 men and 20 boys to do the same type of work। You want these 15 men and 20 boys to do the same type of work in how many days। तो आपको नंबर ऑफ, इनके लिए कितने नंबर ऑफ डेज होने वाले हैं, डे, ठीक है, नंबर ऑफ मैन को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, डेज से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितने डेज होने वाले हैं वो आपको निकालना है। ठीक है, सो आई होप सभी लोगों को आइडिया यहाँ पर क्लियर होगा। तो काफी हद तक ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर आपके पास पहले ही स्टेटमेंट में यू हैव मेन एंड बॉयज, बट आइडिया इज स्टिल द सेम, आइडिया नहीं बदला है, क्वेश्चन का टाइप बदलता जा रहा है, आइडिया वही की वही है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, अगेन एज आई टोल्ड यू, आप यहाँ पर नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ बॉयज के बीच की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को इक्वेट करके पहले सिंप्लीफाई करिए। तो आप जब इसको इक्वेट करोगे तो आपके पास कैंसिलेशन होगा कुछ, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 आर 30 प्लस 5 8 आर 40, this is equal to 26 men plus 48 boys। ठीक है, आई होप कैंसिलेशन सही हुआ है। 5 6 आर 30, 5 2 5 सर 5 8 आर 40, 26 48, ऑल एम वाली टर्म्स ऑन वन साइड, आपकी सारी एम वाली टर्म एक तरफ चली जाएगी, तो वो आपके पास हो जाएगा 30 minus 26 is going to be 4m, 48 minus 40 is going to be 8b, m से 4 से 8 कैंसिल, सो यू आर गोइंग टू गेट m इज इक्वल टू 2b, यानी कि m अपॉन b जो आया है वो 1/2 है। ये किसका रेशियो आया है बच्चों, जैसे पिछले क्वेश्चन में एफिशिएंसी का रेशियो आया था ना, तो ये मैंने एफिशिएंसी के ऊपर em और ew लिखा था, यहाँ पर मैंने m और b लिखा है। एफिशिएंसी ऑफ मेन इज m, एफिशिएंसी ऑफ बॉयज इज b। मैं बार बार em और eb मेरे को लिखने में मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, तो दैट इज व्हाई मैंने इनको, ये एफिशिएंसी, ये आपका क्या है, ये दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, ये आपका रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ बॉयज। तो आपसे क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज कैन 15 मैन एंड 20 बॉयज डू इट। सो 15 मैन एंड 20 बॉयज की कितनी एफिशिएंसी, हम पहले वो निकालते हैं, तो वो हो जाएगा 15 इंटू, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया बच्चों,
ये 1/2 नहीं, 2/1 होगा, 2/1 होगा। ठीक है, तो 15 मेन की एफिशिएंसी इज 2 प्लस 20 बॉयज की एफिशिएंसी इज 1। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 20 50। दिस इज द टोटल एफिशिएंसी ऑफ 15 men एंड 20 बॉयज। दिस इज द टोटल एफिशिएंसी ऑफ 15 men एंड 20 बॉयज। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना है, यानी कि कितने दिन में पूरा काम होगा। तो पूरा काम, व्हाट इज वर्क, एज आई टोल्ड यू, आपका जो वर्क किसको बोलेंगे हम, वर्क हम यहाँ पर बोलेंगे, वर्क आप आइदर द, यू कैन कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड, इट इज योर चॉइस। ये आपके वर्क है क्योंकि ये पूरा डब्ल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगेन मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही ले रहा हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड को जब आप ले तो आप ध्यान रखिए कि आपको 5 टाइम्स ऑफ 6m प्लस 8b नहीं लेना है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, योर वर्क इज 10 टाइम्स ऑफ 6m प्लस 8b, not 5 times of 6m plus 8b. Why is it so? For the sake of calculation, we had cancelled them. That doesn't mean your work got halved. That doesn't mean that. तो यहाँ पर इस चीज का सभी लोग ध्यान रखेंगे ना, बच्चे ना एग्जाम में कई बार इस तरह की सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आपका जो वर्क है, आपका जो वर्क था बच्चों, वो कितना था, 10 टाइम्स ऑफ 6m प्लस 8b। m की वैल्यू 2 है, प्लस 8b, 8b की वैल्यू 1 है। तो ये हो जाता है, वर्क इज गोइंग टू बी 10 इंटू ये 12 प्लस 8 20 इंटू 10 200। ये आपका टोटल वर्क है। आप यहाँ से नंबर ऑफ डेज निकालेंगे तो वो हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 4 डेज आपका आंसर आ जाएगा। 4 डेज आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, यस दानिश यू रिक्वायर्ड 50%। ठीक है, चलिए, सो आई होप सभी को क्लियर होगा ये। यू हैव 4 days इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Now let us look at this question. What has been told? A contractor was engaged to construct a road in 16 days. Number of days is 16. After working for 12 days, he worked for 12 days with 20 laborers. It was found that only 5 by 8 of the road had been constructed. Are you realizing the problem? Problem यहाँ पर क्या है? 16 दिन में काम तुमको पूरा करना था। 16 दिन में this work had to be completed. But 12 days are over. Only 4 days are remaining. 12 days are over. That means more than 60%, 70% of the time has been consumed. More than 70% of the time has been consumed. 16 में से 12 दिन हो गए ना, तो मतलब कितना, 75% टाइम आपका खत्म हो चुका है। मोर देन, मतलब you can see that 75% of the time has been over, but the contractor could only but the contractor laborers could complete only 5 by 8 of the work. 5 by 8 means some around 60%. That means the time is 75%, मतलब 75% काम आपका हो चुका है, पर आप काम सिर्फ 60% ही कर पाए हो। आइडियली टाइम वर्क के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए था। इफ 75% ऑफ द टाइम हैज बीन ओवर, so the 75% of the work had to be over, but this didn't happen so. So this is the problem in this question. ठीक है, और क्या बोला गया, to complete the work in stipulated time. Now you have only 4 days are remaining. Just like, जैसे कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में करते हैं ना, कि वो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते हैं, पूरा साल खत्म होने को आ रहा होता है, एग्जाम के एक दिन पहले सारी चीज पढ़ते हैं। तो यही वाला क्वेश्चन है। आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहे होंगे। टू कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम, द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेबरर्स रिक्वायर्ड इज। तो अब किसी काम को आप टाइम पर खत्म करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वो यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेबर्स दैट यू आर रिक्वायर्ड। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। देव मोहिनी दत्ता, सर डू वी गेट एनी गवर्नमेंट कॉलेजेस थ्रू नाटा? देव मोहिनी, फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक NITs and IITs, you are required to go through JEE and JEE B architecture examination. ठीक है, नाटा इज समथिंग जो जिससे आपको अच्छे लेवल के प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, चलिए
सो कॉन्ट्रैक्टर वॉज एंगेज टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 16 डेज, तो नंबर ऑफ डेज आपके 16 है, बट आफ्टर, अब भले ही आपकी नंबर ऑफ डेज 16 है, लेकिन आप पहले ये देखोगे फॉर हाउ लॉन्ग द वर्क हैज बीन डन। सो इन द फर्स्ट फेज, इन द फर्स्ट फेज आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज, दैट मीन्स द D1 की वैल्यू यहाँ पर 12 है। बहुत सारे बच्चे 16 ले लेते हैं, अरे 16 नहीं है, 16 तो टोटल डेज हैं। पहला फेज जो काम हुआ है वो 12 डेज ही हुआ है, ठीक है, 12 डेज में ही पहले फेज का काम हुआ है, 20 लेबरर्स। सो M1 की वैल्यू आपकी 20 है। इट वॉज फाउंड दैट ओनली 5/8 ऑफ द वर्क हैज बीन डन। आपका जो W1 है वो 5/8 है। सब लोग को समझ आ रहा है? To complete the work in the stipulated time. Now, stipulated time. Now, what is the stipulated time? Out of 16 days, 12 days are over. Only 4 days are remaining. So D2 की value is going to be stipulated time. That is D2 is going to be 4. What is the number of men that are required? I do not know. This is what I need to find out. वो एक्स्ट्रा लोग ही पूछे ना, एक्स्ट्रा कितने लेबरर्स चाहिएंगे, तो मैं टोटल नंबर ऑफ मैन निकाल लूंगा, तो वो 20 से जितने भी ज्यादा होंगे उनको उसमें से हटा दूंगा। So, and what is going to be the W2? Out of 8 unit, 5 unit of work has been done. That means out of 8 unit, 3 unit of work is remaining. समझ में आ गया सभी को? ठीक है? So, यहाँ पर आप अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे M into D, that is 20 into 12 upon W, that is 5/8. It is equal to M2 into D, that is 4 upon 3/8. So, in the denominator, you have 5/8 and D/8. 3/8. So डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो 8 है, आई एम गोइंग टू कैंसिल इट, आई एम गोइंग टू कैंसिल इट। तो आपके पास डिनोमिनेटर में यू हैव ओनली 5 एंड 3। 5 को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो सर। 5 को कैंसिल करो 4 टाइम, ठीक है, 4 को कैंसिल करो इस वाले 4 से, अब क्या बच रहा है, M2 की जो वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 12 और यहाँ से 3, इट इज गोइंग टू बी 12 into 3, दैट इज 36। These many men can complete the remaining work in stipulated time, 36 men, but you have only 20 men. That means how many men are required? Extra men are required. तो आपको जो एक्स्ट्रा जो लोग जरूरत है, एक्स्ट्रा मैन जो आपसे वही पूछ रहा है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेबरर्स वो कितने हो जाएंगे? 36 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करिए, 16 men are required to do this extra work. एक्स्ट्रा नहीं, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, सभी लोगों को आई होप क्लियर हो रहा होगा। नाउ that was all about when the group of person was working. Now the time for when individuals are working, when the individuals are working। यहां पर भी आपको आइडिया जो यूज में करना है वो करना है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, दैट जस्ट लाइक यू स्टडी इन चैप्टर स्पीड टाइम डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये वाला लॉजिक आप वहां पढ़ते हो, ठीक है, जिसको आप ऐसे ही पढ़ते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। The same logic you have to use, the similar logic you have to use, not the same but the similar logic. Again, work is going to be efficiency into time। ठीक है, वहां पर नंबर ऑफ मैन, देखो पिछले क्वेश्चन में ये आइडिया आपने यूज किया है सर, कैसे किया है? अरे जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा ही तो एफिशिएंसी होगी। सो देयर एक्सप्लिसिटली वी हैड नंबर ऑफ मैन। ठीक है, यहां पर अब आपके पास जब इंडिविजुअल पर्सन है तो आपको नंबर ऑफ पर्सन को काउंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो एक ही है, बार बार एक से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस थोड़ी ना है। ठीक है, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी द सेम। सो वर्क इज गोइंग टू बी एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक सेइंग स्पीड इक्वल टू, दैट इज एफिशिएंसी इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। Distance is similar to work. How much distance is traveled, how much work is done. Efficiency, the speed, the rate of traveling. Efficiency, the rate of working. Time is same at both the places. तो आई होप ये लॉजिक आप लोग सब लोग यूज कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पर जो आइडिया मैं यूज करने वाला हूँ, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और मैं आपको आइडिया बताऊंगा कि आपको इसको कैसे यूज करना। देखो आपकी टेक्स्ट बुक्स में या फिर जो आपने जो जूनियर क्लासेस पढ़ा है वहां पर आप बाय डिफॉल्ट, आई रिपीट बाय डिफॉल्ट, आप W की वैल्यू को 1 लेते थे।
आपकी जूनियर क्लासेस में. इनफैक्ट many of the books solve in this manner only. तो यहां पर आपको जो एफिशिएंसी बन जाती थी वो क्या बन जाती थी, 1/t. और आप देखो ये रेसिप्रोकल बन गया है. ये भी सही तरीका है, बट दिस यू आर गोइंग टू फेस अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड आई वांट यू टू लर्न दैट मेथड इन विच यू हैव टू डू लेस कैलकुलेशन. ठीक है. रेसिप्रोकल में क्या होता है कि आप लोगों को कई बार चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है क्योंकि वन के अपन में लिखा रहता है. तो कई बार बच्चों का उस डायरेक्शन में दिमाग नहीं चलता जैसे चलना चाहिए. यूं कहो कि कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है. दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू लर्न. First, I want to unlearn. I want you to unlearn this method. Even if you know that, that is not a problem, but I would recommend that you unlearn this method and then you learn the new method. कौन सी नई मेथड है चलिए बताता हूँ. क्वेश्चन को देखिए सभी लोग. ठीक है. तो द क्वेश्चन इज आस्किंग A, B and C can complete a piece of work in 24, 5 and 12 days. सबसे पहले क्या करना होगा, आप इनका एलसीएम लेंगे. पर पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. A, B and C can complete a piece of work in 12, 5 and 12 days. What does it mean? If A works individually, you can see that there are three individuals, A, B, and C. There are three individuals. Okay? So if you have three individuals, A can complete in 24 days, B in 5 days, and C in 12 days. Are you getting my point? Okay? Working together, they will complete the same work in. Now, what if they are working together? As of now, the time which is given to user when they do individually. If A is working, he is going to take 24 days. If B is working, he is going to take 5 days. If C is working, he is going to take 12 days. But what if I tell them that you all should be working together? So how much time are you going to take? जिन लोगों को आता है एक सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि आप इसको कैसे कर सकते हैं. एक बार सभी लोग ट्राई करिए कि आप लोगों का कुछ दिमाग चल रहा है क्या. लाइव चल रहा है. सो कैन आई सी इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ. सो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को इसका इसका और इसका एलसीएम लेना है. क्यों लेना है मैं वो भी बताऊंगा. पहले एलसीएम लीजिए. 24, 5 और 12 का आप एलसीएम लेंगे और ये इस एलसीएम का सिग्निफिकेंस क्या है मुझे वो भी आपको बताना है. ठीक है. तो एलसीएम आप लेंगे. सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कर रहे होंगे. 12, 5, 6. 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 5, 3. 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 5, 3. 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5, 1. और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1. दैट मीन्स 2 2s are 4, 3 2s are 8, 24, 120. एलसीएम आपका आया है 120. What is the significance of this LCM, sir? What does this 120 denotes? I would say this 120 denotes is your work. क्या बात कर रहे हो सर. हाँ, this is your work. क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? Why are you calling this? क्योंकि आप देखिए अभी आप यहाँ पर वर्क को 1 यूनिट लेते थे. यहाँ पर वर्ग को 1 यूनिट लेते थे तो 1 से जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है वो डिवाइड नहीं होता है. पर एज सुन एज यू टेक द एलसीएम एज 120 तो इस 120 से 24 भी डिवाइड है, डिविजिबल है. इस 120 से 5 इज आल्सो डिविजिबल. फ्रॉम दिस वन विद दिस 120 12 इज आल्सो डिविजिबल. दैट इज व्हाई वी टेक द एलसीएम. दिस इज योर वर्क. यू कंसीडर दैट एलसीएम टू बी योर वर्क. क्या सर इंडिविजुअल वाले सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है? हाँ, आपको इंडिविजुअल वाले सभी क्वेश्चन में यही करना है. आपके जितने भी इंडिविजुअल पर्सन का जो भी टाइम दिया है उनका को एलसीएम लेना है और उसको वर्क बोलना है. दैट इज गोइंग टू बी योर वर्क. तो आपने यहाँ पर ठीक है आपके पास पर्सन थे ए बी और सी. इनका जो टाइम था वो था 24, 5 और 12. और इनका जो वर्क आपने निकाला है अभी वो आपका है 120. मतलब इसके लिए भी 120, इसके लिए भी 120 और इसके लिए भी 120. मैं हर क्वेश्चन में बार बार 120 नहीं लिखूंगा. मैं बीच में 120 लिख दे करूंगा. अभी मैं लिख रहा हूं. एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी. एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी आप सभी को पता है. एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन टाइम. सो 120 अपॉन 24 इज 5. 120 अपॉन 5 इज 24. 120 अपॉन 12 इज
10. This is the efficiency of those people. What do you mean by efficiency? Again, I will like to explain you. Efficiency का मतलब है A can do 5 assignments in one day, B can do 24 assignments in one day, and C can do 10 assignments in one day. That means overall, if they work together क्यों बोल रहा हूँ? Because the question is asking for if they work together. So in how many days they are going to complete the work. So if they are working together, that means if they work together, that means how much of the work are going to be completed in one day? 34 plus 5, 39 units of work. That is 39 assignment can be completed given that they work together. सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है? So 39 units of work is going to be completed. तो यानी कि यहाँ पर ये आपकी efficiency आ गई, ये total efficiency आ गई है. ET मतलब total efficiency. ठीक है? हर बार मैं मतलब ये तो बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया, मैं एफिशिएंसी को ई ही बोल रहा होता हूँ. समझाने के लिए पहला क्वेश्चन है तो मैंने टोटल लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. तो बच्चों आपको अब टाइम निकालना है. टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी. वर्क आपका है 120. आई होप नो वन सेज वर्क इज 120 120 120 360. नहीं बच्चों, वर्क इज 120. फिर सर आप एफिशिएंसी को ऐड करो, टाइम को ऐड क्यों नहीं करो? इस तरह का क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में भी, मैं आपको बताता हूँ. The time that is given to you is individual time. मतलब if I tell to A कि जा काम करके आ, तो वो 120 यूनिट ऑफ वर्क ही करेगा. A can do 120 units of work in 24 days. B can do the same 120 unit of work in 5 days. C can do the same 120 unit of work in 12 days. But if they are working together, the work doesn't change. The work is still 120. Since they are working together, their efficiency increases. है ना? तो इसलिए यहाँ पर आप वर्क को 120 बोलोगे, 360 नहीं बोलते हो. सो 120 अपॉन 39, 3 से कैंसिल करेंगे 13 टाइम, 3 से कैंसिल करेंगे 40 टाइम, 40 अपॉन 13 डेज. दीज मेनी डेज यू आर गोइंग टू टेक. इसको आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. 13 3 जार 39, तो 3 टाइम जाएगा. रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1, सो 1 अपॉन 13 लिख देंगे. These many days are going to be taken given that they work together. सभी को मेरी बात समझ में आई है क्या? एक बार सभी लोग बताइए. थम्स अप करो एक बार सभी लोग if you are liking this video, if you know कि how this question is done. ठीक है? तो अब देखो बच्चों, कुछ एक चीजें जो मैं पहला क्वेश्चन था इसमें मैंने काफी डिटेल में बताया. बहुत सारी चीजें अब मैं अगले क्वेश्चन में नहीं करूंगा. क्या नहीं कर रहा हूँ? एक तो मैं ये एलसीएम नहीं निकाल रहा हूँ. दिस एलसीएम विल बी टेकन बाय यू ओनली. और I will not be writing 120 again and again. I will simply write 120 one time only in the center. So आपको ये समझना है कि 120 piece of work is done by, can be done by A also. He will be doing it with efficiency 5. B can do with efficiency 24. C can do in 12 days. That means efficiency is 10. ठीक है? तो टाइम हम क्योंकि हमको बचाना है, ठीक है, तो इसलिए हम इतना मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, चलो. This is the next question. What the question reads? Raja can do a piece of work in 20 days while Ramesh can finish in 25 days. तो राजा और रमेश दो लोग हैं हमारे पास. एक राजा है and then we have Ramesh. ठीक है? He can complete a work in 20 days. He can complete it in 25 days. Ramesh started working and Raja joined him after 10 days. इसका क्या मतलब है सर? That means initially only Ramesh was doing work and he kept on doing work for 10 days. Then what happened? Raja joined him. मतलब 10 दिन तक उसको कोई हेल्प नहीं मिली. 10 दिन तक वो उसने अकेले ही काम किया. उसकी जो भी एफिशिएंसी होगी उसके बाद राजा ने उसको ज्वाइन किया है. द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. तो ये कितने दिन में हो जाएगा? सो राजा रमेश एफिशिएंसी निकालेंगे, सॉरी एफिशिएंसी नहीं, पहले वर्क निकालेंगे. तो आपको एलसीएम लेना है. इन दोनों का एलसीएम 100 आएगा. ठीक है, एलसीएम इनका 100 आएगा. That means this is going to be your work. This is going to be your time. You need to find out efficiency. Efficiency क्या होगी? Efficiency is going to be what? 20. 100 upon 20 is going to be 5. 100 upon 25 is going to be 4. ठीक है? So does it mean total efficiency is 9? Yes, total efficiency is 9. But as of now, आपको पहले क्वेश्चन आगे पढ़िए क्या बोला गया. ठीक है, अभी मैं टोटलिंग नहीं कर रहा हूँ. कर सकते हैं बट अभी जरूरत नहीं. कैसे पता सर जरूरत नहीं है? क्योंकि आप देखिए रमेश स्टार्टेड वर्किंग. दैट मीन्स रमेश स्टार्टेड वर्किंग, तो यानी कि रमेश अभी काम कर रहा है. दैट मीन्स एक दिन में 5 असाइनमेंट कंप्लीट होने वाले हैं. इफ रमेश इज वर्किंग, सो रमेश इज वर्किंग अलोन हियर. रमेश स्टार्टेड वर्किंग
एंड राजा ज्वाइंड हिम आफ्टर 10 days, तो मतलब 10 दिन तक, 10 दिन में, 10 दिन में तक सिर्फ रमेश ने काम किया है. एंड सिंस ओनली रमेश हैज डन फॉर 10 days, सो हाउ मच वर्क मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड? सो इन 10 days कितना काम आपका हुआ होगा? In 10 days, you can see that 5 units of work is being completed every day. So 5 into 10, 50 units of work or 50 assignment has been completed by Ramesh. Okay. Now Raja joins him. Now 50 work is done. So you can remove this 50. That means जो आपका remaining work है, आपका जो remaining work है, that is going to be 100 minus 50, that is 50. Remaining work is 50. This 50, remaining 50 units of work is done by both Raja as well as Ramesh. That means now both of them are going to work. That means 9 units of work is going to be completed every day. 9 units of work is going to be completed every day. तो यानी कि यहाँ पर आपको बचे हुए काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो आपको जो टाइम लगेगा फॉर द रिमेनिंग वर्क इज गोइंग टू बी 50 वर्क, दैट इज 50 इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी 9. ठीक है. आपसे यहाँ पूछ रहा है द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो होल वर्क कितने दिन में हुआ है? भैया देखिए 10 दिन तक तो रमेश ने अकेले काम किया और बचे हुआ हुआ टाइम दोनों ने साथ में काम किया, दैट मींस 50/9. दीज मेनी डेज ही टुक, यानी कि ये हो जाएगा 10 में आपको ऐड करना है. 50/9 मीन्स 9 5s are 45, 5 is going to be the remainder. 10 और 5 15 दिन, 15 5/9. In these many days the work got completed. The work got completed. सभी लोगों को समझ में आया क्या? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग. If it is clear to you, all the participants. ठीक है? So I hope it must be clear to all of you. Now, let us move to the next question. This is the next question. What it reads: A and B can do a piece of work in 45 and 40 days respectively. तो सबसे पहले तो मुझे यही करना है कि ए और बी का मैं टाइम लिख लेता हूँ. आप देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ते जाता हूँ और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी लिखते जाता हूँ. आप कभी मुझे ये नहीं देखेंगे कि मैं एक ही क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहा हूँ. हाँ, फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन आई डू दैट, बट द प्रैक्टिस शुड बी सच दैट you have to read question only once. You read the question once, you have written all the necessary information and you begin solving it. So A and B can do a piece of work in 45 days and 40 days. I know that in individual type of question, individual work, individual time is given. I always take the LCM. LCM is going to be 180. No, it is not 180. It is not 180. It must be 360. It must be 360. So 360 upon 45 is going to be 8. 360 upon 40 is going to be 9. This is going to be the LCM. So this is time, this is work, and this is efficiency. So A and B can do a piece of work in 40 and 45 and 40 days respectively. They begin the work together. They begin the work together. That means if they are working together, 17 units of work, 8 plus 9, 17 units of work is going to be completed in one day. They begin to work together, but A left after some days. A left after some days. In the previous question, you were given that A joined after 10 days. That means 10 days were specifically given to you. In this question, it is not given when did A left. You do not know when did A leave. You need to find it out. So they begin the work, but A left after some days. अब some की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है. Some days could be 5 days, 6 days. It could be any number of days. He left the work after some days, and B finished the remaining work in 23 days. Now, but you have been given that B is finishing the remaining work in 23 days. Okay, kind of similar question as the previous one. So you have to find out A left after how many days. Now you can see that since A finished the remaining work in 23 days, does it mean that B worked alone for the last 23 days? B worked alone for the last 23 days. That means what I'm saying in last
23 days B completed. What amount of work did B complete? So it is going to be 23 is the number of days and efficiency of B is going to be 9. So it is going to be 207. 207 units of work was completed by B alone in the last 23 days. I hope it is clear to every one of you. ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर 207 units of work. That means जो आपका remaining work है, remaining work कौन सा है बच्चों? When both were working together. Sir, how both were working together? It reads that they begin the work together, but A left, right? So when remaining work is nothing but in this question, remaining work is when both A and B were working together. So remaining work is going to be 360 minus 207, which gives me 10 minus 7 is going to 10 minus 7 is going to be 3, 5, and this is going to be 1. This 153 unit of work is remaining work. That is the work done by both A and B. Work by both A and B. Okay? This word is important. Both A and B. That means this 153 work was done when both working together. And when both were working together, that means 17 units. 8 plus 9, 17 units of work was completed in single day. So for how long this work lasted? Obviously, the time is going to be in which this 153 unit of work is going to last is work, that is 153 upon efficiency, that is 17, 9 days. That means this initially, that means A worked for 9 days and then he left. So the question was asking you the same question. A left after. So A left after 9 days. This is the answer to this question. A left after 9 days. And for how long this did this work uh, long? Lasted long? So work lasts long for 9 plus this 23, 32 days. I hope this must be clear to everyone. For 32 days, this work lasted. Now, let us look at this question. What this question is saying, a group of workers can complete a piece of work in 50 days. Group of workers can complete the work in 50 days. When they are working individually, on the first day, one person works. On the second day, another person joins them. On the third day, one more person joins him. And this process continues till the work is completed. How many approximate days are needed to complete the work? Are you getting the question? In the first day, one person joined. In the second day, another person joined. In the third day, third person joined, and so on. Okay? So for how long did this work lasted? सभी लोग कर पाएंगे क्या? In the chat box, do let me know. Are you able to do this or not? Okay? So I'm constantly seeing your comments. You can ask me if you have any doubt. A lot of people are asking me, and I hope you are satisfied with my answer. चलिए. तो a group of workers can complete a piece of work in 50 days. ठीक है? अब देखो, पहले दिन आएगा, एक बंदा काम करेगा, दूसरे दिन आएगा, दो बंदे काम करेंगे. ठीक है? In this way, this work is going to be completed. ठीक है? So group, हाँ. तो एक बार सभी लोग चैट में बॉक्स में बताएंगे क्या कि if they are able to do this or not. I hope the question must be clear to every one of you. किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है. ठीक है? काफी आसान हो सकता है आप लोगों के लिए given that if you are learning this concept very well. एक बार सभी लोग इसको बताएंगे. I am giving you some time for this. चलिए एक बार ट्राई करते हैं. So you can see that piece of work in 50 days when they are working individually. हाँ.
On the first day, one person works. On the second day, another person works. ठीक है, लेट अस ट्राई दिस। यहाँ पर आप देखिए, अब अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। जब आपको ऐसा बोला गया तो आपको यानी कि किसी काम को कंप्लीट करने में 50 डेज लग रहा है। ठीक है, सो ऑन द फर्स्ट डे वन पर्सन वर्क्स, तो पहले दिन एक ही पर्सन काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी कुछ तो भी होगी। दूसरे दिन दो पर्सन काम करेंगे, तीसरे दिन तीन पर्सन काम करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आपको क्या ये चीज रियलाइज हो रही है कि लेटेस्ट से आपका जो वर्क है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वर्क 50 डेज दिया हुआ है, वर्क आपको 50 डेज दिया हुआ है, तो आप इसी वर्क का एलसीएम ले, तो 50 का एलसीएम तो 50 होगा। तो पहले दिन एक बंदे ने काम किया, लेटेस्ट से उसकी एफिशिएंसी 1 है। दूसरे दिन दो बंदों ने काम किया तो उनकी एफिशिएंसी 2 है। तीसरे दिन तीन बंदों ने काम किया, उनकी एफिशिएंसी 3 है। और ऐसे ऐसे ऐड होते जाएगा, और इट इज गोइंग टू बिकम, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 50। सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? बस इतना सा लॉजिक है इसमें कि आपको कब तक ये काम चलता रहेगा, एन की वैल्यू आपको बतानी है। दैट फर्स्ट पर्सन वर्क, सेकंड पर्सन वर्क, फर्स्ट पर्सन वर्क, देन टू पर्सन वर्क, थ्री पर्सन वर्क, एंड सो ऑन। तो एन नंबर ऑफ डेज तक ये चलेगा, तो एन नंबर ऑफ पर्सन आर गोइंग टू वर्क, और टोटल वर्क आपका 50 के इक्वल होगा। सब लोग को लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, देन सो हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट डेज आपसे पूछा गया, तब यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब देखिए, दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स, दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू एन। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। सर ये कहाँ से है फॉर्मूला? अगर आपको ऐसा समझ में आना है तो सभी को तो पता है, दिस इज एपी whose first term is 1, whose common difference is also 1. Number of terms is unknown, and the sum is equal to 50. सभी को समझ में आ रहा है ये? तो ये ना, यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूँ, तो इट इज गोइंग टू बी, ठीक है, इसी फॉर्मूले से आपके पास आया है, तो एस 50 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, 100 गोइंग टू बी इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन। सो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 100 इट इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। The method for solving a quadratic equation, one of the methods is that you do by splitting the middle term. But when you try this, you are not going to get any of the two numbers whose sum or difference is 1, क्योंकि आप देखो n का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, and the product is 100, so you are not going to get any of such values. तो आप यहाँ पर फॉर्मूला मेथड से यूज करेंगे, तो आपको जो n निकालना है बच्चों, आपके पास जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला था, यू आर गोइंग टू यूज दैट, n इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, b मींस कोफिशिएंट ऑफ n, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, दैट मींस 1 स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4 a is coefficient of n square and c is 100, constant, c means constant, अपॉन 2a, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी बच्चों, a की वैल्यू इज गोइंग टू बी 2 इंटू 1। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 100 प्लस 1 101 अपॉन 2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस ये अप्रोक्सीमेटली 101 इज अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग होगा, तो मैं 10 ही इसको बोल दूं, चलेगा? ये अप्रोक्सीमेटली 10 है, मतलब मैं यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन में पूछा ही गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डेज। तो आपके पास ये माइनस 1 प्लस माइनस 10 अपॉन 2, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है बच्चों, ये 101 नहीं 401 आएगा, 400 प्लस 8 401, और एज अ रिजल्ट ये 20 आएगा, ये 20 आएगा। ये जो 401 का जो रूट है अप्रोक्सीमेटली 20 होता है, माई मिस्टेक, आई करेक्टेड। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 1 प्लस 20 अपॉन 2, और इट कुड बी माइनस 1 माइनस 20 अपॉन 2। तो आप सभी जानते हैं कि ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा, आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड इट, मैं इसको कंसीडर करूंगा, 20 ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9.5
9.5 days। आपके पास ये जो आंसर हो जाएगा इसका आ जाएगा 9.5 days। तो आई होप 9.5 days आपको यही निकालना था बच्चों। अप्रोक्सीमेटली आपको 9.5 days मिलेगा। What if one doesn't scores 50% in PCM? Is admission still possible to management quota? This is something every private colleges have their own criteria, but every good college uh, requ- seeks from you that you score 50%। बट प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं यार, सबके मतलब अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो वो कई बार आपको कॉलेज को फोन लगा कर ही पता चलेगा कि उनके लिए 50% क्राइटेरिया इफ इट इज मैंडेटरी और नॉट। ठीक है। Now, this is the next question। क्या पूछा गया? If A, B and C can complete a work in 6 days, if A can ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया? A, B and C can complete the work in 6 days। That means when they are working together, they can finish that work in 6 days। Then A can work twice as fast as B। ये वाली लाइन सभी को पता है क्या? अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में अंतर क्या है तो इंडिविजुअल वाला ही, बट इस क्वेश्चन आप देखिए आपको इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया है। आप बोलोगे वो 6 दिया तो है, दिया है, बट वो तीनों का कंबाइंड है, ए का भी, बी का भी, सी का भी। यू आर नॉट गिवन द टाइम ऑफ ए, यू आर नॉट गिवन द टाइम ऑफ बी, यू आर नॉट गिवन द टाइम ऑफ सी इंडिविजुअली, but you are given the efficiency। Sir, how can you say that this is efficiency? When I say this, A is twice faster as B, so doesn't mean that I'm saying that A works 2 times faster। That means this is the comparison of efficiency। So A is twice faster as B and thrice faster than C। Then the number of days C alone can complete the work। तो ये efficiency based question है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसमें भी अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नथिंग बट efficiency based क्वेश्चन। efficiency based क्वेश्चन। चलिए, तो यहां पर ए कैन वर्क ट्वाइस फास्ट एज बी, यानी कि अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ ए की बात करूं और एफिशिएंसी ऑफ बी की बात करूं, सो इफ आई गिव देम द सेम टाइम, लेट अस से आई एम गिविंग देम 1 hour टू कंप्लीट देयर वर्क or to do some work, so B is going to make only one assignment। On the other hand, since A is twice faster, he is going to make 2 assignments। This is the ratio of efficiency। Now, the second statement reads that and thrice faster than C। So similarly, efficiency of A and efficiency of C वो हो जाएगा 3:1। Now, whenever you solve efficiency based off question, the very first requirement is that the prerequisite that you bring them on the same scale। Sir, what do you mean by on the same scale? That means you should be finding out efficiency of A ratio efficiency of B efficient ratio efficiency of C। तो आपको तीनों की efficiency का रेशियो निकालना पड़ेगा, एक स्केल पर लाना पड़ेगा, तीनों को एक साथ लाना पड़ेगा। तो आप देखिए यहां पर कैसे ला सकते हो ये। अब देखिए एफिशिएंसी ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। एफिशिएंसी ऑफ ए की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू दैम, क्योंकि ये भी एफिशिएंसी ऑफ ए है, ये भी एफिशिएंसी ऑफ ए है, तो मैं यहाँ पर दोनों को सेम करना चाहूंगा। इन ऑर्डर टू डू दैट यू नीड टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सर व्हाट डू मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? यहाँ पर कैसे कर सकते हो? आप एक काम करो, इस रेशियो में और इस रेशियो में मल्टीप्लीकेशन कर दो। किसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो? यू कैन मल्टीप्लाई 3 हियर, यू कैन मल्टीप्लाई 3 हियर and you can multiply 2 here। as a result आपको जो efficiency मिलेगी वो हो जाएगी 6:3 और यहाँ जो efficiency हो जाएगी वो हो जाएगी 6:2। ये इनकी efficiency का रेशियो है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तब मैं यहाँ पर efficiency of A, efficiency of B और efficiency of C लिख देता हूँ। Efficiency of A is 6, that of B is 3 and that of C is 2। ये तीनों की efficiency का ratio। That means A can complete 6 assignment in 1 day, B can complete 2 assignment in 1 day, on the other hand B can complete 3 assignment in 1 day, and on the other hand C can complete 2 assignment in 1 day। That means in one day they are able to complete 6 plus 3 plus 2, that is 11 assignment in 1 day। Together they can complete 11 assignment in 1 day। आप बोलोगे सर आप इन दोनों का टोटल क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चों सवाल में पढ़ो क्या लिखा है,
A, B, and C can complete the work in 6 days. ठीक है? So if they are making 11 assignment per day, how many assignment they are going to make in 6 days? I repeat my question. If together they are making 11 assignment a day, 11 assignment in one day, how many assignment they are going to make in 6 days? So obviously the total assignment or the total work देखो अभी भी वही आइडिया यूज करा है, that is efficiency, total efficiency into total time. So ये हो जाएगा 66 is the total work that is going to be done by A, B, and C. What you have been asked, alone they can complete the work. Then the number of days C alone can complete the work. C कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा? ठीक है? C इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? तो यानी कि आपको टाइम टेकन बाय C निकालना है, तो वो हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ C. एफिशिएंसी ऑफ C कितनी है? 2 है. In 33 days, he will be able to do this work alone. समझ में आया क्या सभी को? एक बार सभी लोग बताएंगे. ठीक है? Ah, so that was all about today's session, that is time and work. I hope you must have understood this topic really well. You must have enjoyed this session. Previously also we have uploaded videos of percentage, profit loss, distance, direction, and this was our fourth topic today. Apart from that, if you're new to this channel, do not forget to press the subscribe button. If you're liking our effort, do press the like button as well. And this is our social media presence where you're viewing us on YouTube. You can also connect us through Instagram and Telegram. You can join our Telegram group as well, where we are constantly posting stuffs related to design and architecture exam. As the NATA exam is on the way, so we are, as of now, we are constantly focusing on NATA examination. But if you're a design aspirant, you can connect with us too. And one more important, very important update is that you should be downloading the free study material given in the description box. I have told you multiple times. I hope you must have downloaded them. So that's all from my side. I will be coming up once again in front of you in the upcoming session. And on Monday, you are going to have a live of physics. Do not forget to watch that video as well because I can see a lot of query of physics as well. So you will be seeing us live. That is, Sumit sir will be going to take that session where you will be doing stuffs of physics. So that's all from my side. Take care, everyone. Bye bye.